नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन एंड रविंदर पंचोली जी। पहले तो सर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जय श्री राम। जय श्री राम, जय भारत। जय भारत। सर पहले तो हम माफ़ी माँगेंगे अब सब ये जितने भी सुनने वाले हैं, ये रात को प्ले किया जाएगा। हम लाइव नहीं आ पाएँगे आज क्योंकि मेरी कुछ प्री एंगेजमेंट्स हैं, मैं किसी मीटिंग में जाना है आज, तो मैं लेट हो जाऊँगा आने के लिए, इसलिए ये रिकॉर्डेड मैसेज आप तक पहुँचाया जा रहा है। और मुद्दा भी कुछ ऐसा था जिसके कारण दिन में बैठकर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पंचोली जी को भी रिक्वेस्ट किया अपने सारे काम छोड़कर मेरे साथ ये वीडियो बनाएँ आपके लिए। पहला मुद्दा है जो हमने कल वीडियो बनाया था झारखंड के ऊपर। उसके ऊपर बड़े लोगों ने हमें गालियाँ निकाली कि ये किस बंदे को पकड़ के ले आए। भैया आपको पता नहीं है अनिल कुमार जी कौन है और जो उन्होंने विश्लेषण दिया वो कितना सटीक था और कितना इम्पोर्टेंट था आप लोगों के समझने के लिए। सर पहले तो आप उसके ऊपर ही विश्लेषण कीजिए, उसके बाद जो राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दिया कि आग लग जाएगी पूरे भारत में, उसके ऊपर बाद में आएँगे। देखिए, अनिल कुमार जी जो है हिंदुस्तान टाइम्स के झारखंड के हेड रह चुके हैं। इंडियन नेशन आर्यावत के वो हेड रह चुके हैं। अभी एक न्यूज चैनल में वो सलाहकार संपादक हैं। 40 सालों से वो भी इस फील्ड में है और वहीं झारखंड में है। तो उनके मतलब विश्लेषण पे जो घर में बैठ के लोग क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, मुझे बड़ी हंसी आती है। ऐसे ही राजनीतिक विश्लेषक लोगों के दिमाग में कूड़ा भर देते हैं कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। उनको जमीनी हकीकत कुछ नहीं पता होती है। भाई आप कभी भी आदिवासी इलाके में जाइए, आदिवासी बहुत सीधे होते हैं, उनको कोई पढ़े लिखे होते नहीं। जैसा उन्होंने कहा, उनके दिमाग में जो भर दिया जाता वो मान लेते हैं। पर मोदी ने किया है, वो मोदी को टीवी पे देखते हैं, मोदी उनको जानता है, वो बीजेपी को नहीं जानते। ये भी बात बिल्कुल सही है। मैं ग्राउंड लेवल पे घूमा हूं, जिससे पूछते हैं वो कहते कोई गधा घोड़ा कोई खड़ा हो, मैं उससे मतलब नहीं है, मोदी जी का कैंडिडेट है, हम उसको वोट देंगे। तो ये जो विश्लेषण किया था वो गलत नहीं था। 13 सीट तो वो भी बोल रहे हैं, पलामू की सीट हो सकता है निकाल के ले जाए विपक्ष। बाकी जो बातें उन्होंने कही है बिल्कुल सही कही है और वो ग्रास रूट लेवल से जुड़े हुए आदमी है। हवाई आदमी नहीं है कि रवीश कुमार की तरह के अमेरिका में कमरे में बैठ के उल्टी किया करता है। सर मुझे भी बड़ी हैरानी हुई थी जब मैंने लोगों के कमेंट देखे कि आप ये किस बंदे को ले आए, उसे पता है कुछ नहीं था। वो बोल रहा है कि बीजेपी को थोड़ी टफ फाइट मिलेगी। भाई हिंदू जो है हमेशा ही ये जो चुपड़ी हुई बातें देखकर सुनकर बड़ा खुश होता है, भंगड़े डालने लग जाता है। इसलिए इन्हें बेवकूफ बनाना भी इतना आसान है। आपको नहीं लगता सर? हिंदू के तो दिमाग का कोई ठिकाना नहीं है। पल में तोला और पल में माशा वाला हिसाब रहता है। अपने दिमाग से सोचता नहीं है, दूसरों की सुन के अपना व्यू फॉर्म कर लेता है। अपनी आंखें खुली नहीं रखता, कान खुले नहीं रखता, अपना दिमाग खुला नहीं रखता है। सबसे बड़ी समस्या ये है। इसीलिए तो सर इनको बेवकूफ बनाना इतना आसान है। आज भी एक बंदे ने कमेंट लिखा था 500 रुपए में 500 ले लेंगे, दारू की बोतल ले लेंगे, उसके बाद नारे भी मोदी के खिलाफ लगाने शुरू कर देंगे वहां खड़े होके जहां से पैसे मिले होते हैं। क्या मोदी जी को पता नहीं है कि ये दोगले हैं हिंदू, ये हमारे साथ कभी खड़ा ही नहीं है और मुसलमान है, बड़ा पक्का है अपने उसमें इरादे में। वोट कर रही है तो उसने कांग्रेस को ही कर रही है, अखिलेश को ही कर रही है, मोदी को नहीं कर रही, जबकि सबसे ज्यादा फायदा ये बीजेपी सरकार से ले रहे हैं। देखिए, वो उनकी कटिबद्धता है एक पार्टी के प्रति। हिंदू की तो किसी के प्रति कटिबद्धता ही नहीं है। पहले कांग्रेस का था, कांग्रेस छोड़ के फिर समाजवादी को देने लगे, फिर बीएसपी को देने लगे। जिधर बम उधर हम वाला हिसाब रहता है। किसी एक पार्टी को साथ पकड़ के कभी नहीं रखता है। जहां अपना लाभ देखता है वहां घुस जाता है। स्वार्थ की पराकाष्ठा को छू चुके हैं हिंदू। अपने स्वार्थ के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। उनको देश से कोई मतलब नहीं है। देश जाए भाड़ में, हम रहे मतलब आग लगे बस्ती में और हम जिए मस्ती में। देश में आग लग जाए कोई बात नहीं। सर मैं अभी आपके माध्यम से एक और प्रण ले रहा हूं। कल 4 तारीख है, 4 अप्रैल है, 4 जून को हमारे ये रिजल्ट्स आ जाएंगे। मैं 4 अप्रैल से अनुष्ठान शुरू कर रहा हूं यहाँ पर बीजेपी की जीत के लिए, मोदी जी की प्रचंड जीत के लिए मैं खुद ले रहा हूं। और ये हमारे जैनिज्म के अंदर सितंबर में होता है, जो मैं हर एक महीने हर एक साल 21 दिन का मैं अनुष्ठान रखता हूं सिर्फ पानी के ऊपर। मैं 21 दिन रहता हूं। अभी मैं ये शुरू कर रहा हूं 2 महीने के लिए, जब तक
ये इलेक्शंस खत्म नहीं होते, ये अनुष्ठान मेरा चलेगा, साथ में पूजा पाठ भी शुरू करने वाला हूँ, मेडिटेशन के ऊपर पूरा ध्यान रहेगा। मैंने अपने बिज़नेस को 2 महीने के लिए कंप्लीटली बंद कर दिया है, जो थोड़ा बहुत मैं कर रहा था, उसको भी मैंने बंद कर दिया कि अभी नथिंग डूइंग, ओनली फॉर द कंट्री। तो मैं आप सबके साथ एक प्रण लेना चाहता हूँ, आप लोग भी साथ में जुड़ें, जितना भी कर सकते हैं, कभी उपवास रखें, कभी पूजा पाठ रखें, ताकि हम ये स्पिरिचुअल पावर भी साथ में लेकर आएँ, ताकि हम अपने कंट्री को बचा सकें। किससे बचाना है? राहुल गंदगी जैसे लोगों से, जिन्होंने बोला है कि अगर बीजेपी 400 सीटों से जीती, तो देश में आग लग जाएगी, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की बातें सोच रहे हैं। सर, कौन देता है राइट राहुल गंदगी को कि वो देश में गंदगी फैलाए, जबकि इनकी पार्टी ने 47 से लेके अब तक कितना गंद फैलाया है, इसका कोई हिसाब ही नहीं है। देखिए, अभी चैत्र नवरात्र आ रही है 9 अप्रैल से, तो हिंदू एक काम कर सकते हैं कि वो नवरात्रि के उपास ही रख लें 9 दिन। एक देश की रक्षा के लिए, देश की समृद्धि के लिए हम व्रत रख लें। हिंदू क्या बिल्कुल ठीक करता बात है, है। मंगलवार को नॉनवेज नहीं खाएगा, क्या आज मंगलवार है, आज नॉनवेज नहीं खाएंगे, आज दारू नहीं पिएंगे, आज शनिवार है, आज ये नहीं करेंगे। भैया, दिन तो सारे ही भगवान के होते हैं। ओ नहीं, आज हनुमान जी का दिन है जी, नॉनवेज नहीं खाएंगे। ये पाखंड छोड़िए यार, इतने पाखंडों में हम लोग फंसे हुए हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। अब आगे भी बात कांग्रेस की, इनका काम ही शुरू से बांटो और राज करो है। 47 में देश के 2 टुकड़े करके इन्होंने अपने खानदान को सत्तासीन किया। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री बने, नेहरू की मौत के बाद उनकी रहस्यमय मृत्यु हुई। इंदिरा गांधी बैठी, इंदिरा गांधी पे संजय गांधी हावी होने लगे, उनकी भी रहस्यमय मृत्यु हो गई विमान दुर्घटना में। इसके बाद आ गए राजीव गांधी। राजीव गांधी चुनाव हारने वाले थे, ये पक्की बात थी। और हम पहले भी बता चुके हैं कि जयंती नटराजन जो राजीव गांधी के साथ बिल्कुल साये की तरह रहती थी, और कई तमिलनाडु के नेता वो 1 मिनट पहले राजीव के पास से दूर हट गए थे। क्यों? क्या उनको खबर नहीं थी इसकी कि इसको बम से उड़ाने वाले हैं? जब राजीव गांधी को बम से उड़ाया गया, उसके बाद फिर कांग्रेस जीती है, नहीं तो उस समय ही कांग्रेस हार रही थी। कांग्रेस अपनी जीत के लिए कुछ भी कर सकती है, और उस कमाल की नेता है सोनिया गांधी, ये हम 1000 बार बोल चुके हैं और कोई डर नहीं है। पहले ये केजीबी की एजेंट थी, केजीबी की एजेंट बन के आई, उसके बाद ये सीआईए के करा, उसके बाद अब ये 2008 से आपके सीपीसी के लिए कर रहे हैं, जिसके लिए लोग आपको ब्लेम करते हैं कि आप भी सीपीसी के जासूस हो। सीसीपी, हाँ, सीसीपी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, आप उसके जासूस हो। चलिए, बहुत हाँ, अच्छी बात बिल्कुल, है। बिल्कुल, बिल्कुल। सर, मैं उसका है ना? इतना बड़ा जासूस हूँ कि ओपनली बैठ के आपके साथ बातें कर रहा हूँ, और आप भी बिल्कुल मेरे साथ हाथ में हाथ मिलाकर आप बात कर रहे हैं। और कई तो फेंकू लोग ऐसे हैं, उन्होंने बोल दिया कि रोहित शर्मा को लाखों रुपए मिले थे मुझे अपने चैनल के ऊपर बुलाने के लिए। तो ये तो हालत है इन फेंकुओं की कि ये किसी के ऊपर एलिगेशन लगा लेंगे, लेकिन ये फेंकू राहुल गांधी के ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे, जो भारत में आग लगाने की बातें बोलता है। अरे भाई, राहुल गांधी सबसे बड़ा पिट्ठू है सीसीपी का, उसके खिलाफ सबसे ज्यादा अगर बोलने वाला कोई आदमी है तो मैं हूं। अगर मैं सीसीपी का एजेंट होता तो राहुल गंदगी और सोनिया गंदगी के ऊपर मैं इतने वीडियोस बनाता क्यों? ये लोगों को समझ नहीं आती। यही बेवकूफी है हिंदुओं की कि इन्हें बेवकूफ बनाना इतना आसान है, कोई भी कुछ बोल देता है, ये उसके पीछे लग जाते हैं। इनको हर चीज के पीछे पीछे पैसा दिखता है। इनको लगता है कि हमको बीजेपी पैसा दे रही है। मैं बार बार कह चुका हूं, कल से राहुल गांधी ढंग के काम करने लगेगा, हम उसकी भी प्रशंसा करेंगे। यस, पर कोई एक ढंग का काम कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने किया तो कोई मुझे बता दे उसका चाहने वाले। अब वो राहुल गांधी कह रहे हैं कि साहब अगर बीजेपी जीत गई तो देश में आग लगा देंगे। तो कल मोदी जी ने उत्तराखंड में और राजस्थान का बहुत में अच्छे से उनको जवाब दिया है। उन्होंने जवाब नहीं दिया, उन्होंने तो सीधा सीधा जनता से पूछा है कि भाई लोग ये कह रहे हैं लोकतंत्र बचाना है, और अगर तीसरी बार बीजेपी जीत गई तो देश में आग लगा देंगे, तो क्या आप आग लगाने दोगे? पब्लिक का जवाब है नहीं। ऐसे लोगों को चुन चुन के निपटाओगे? पब्लिक कहती हाँ। तो मोदी जी के
राजनीति के चक्कर में ये खुद फंसते हैं, मोदी जी जाल फैलाते हैं और ये उसमें पांव रख के औंधे the मुंह गिरते हैं। देश में आग तो ये क्या लगाएंगे जब जो आदमी चाइना से आंख मिला के बात करता है, जो अमेरिका की नहीं सुनता, यूरोप की किसी कंट्री की नहीं सुनता है, वो इनसे डरेगा, चूहों से। सही बात है। इनकी किसी की औकात चूहे से ज्यादा नहीं है। ये देश की पीठ में छुरा भोग सकते हैं, देश का नुकसान कर सकते हैं और देश को जातिवाद और धर्म में बांट सकते हैं। इसके अलावा ये लोग कुछ नहीं कर सकते। और मैं फिर बोल रहा हूं, बार बार मेन स्ट्रीम मीडिया पे सर्वे शुरू हो गए हैं और उन्होंने जातियां गिनाना शुरू कर दी है कि इस जिले में इतनी जाति है, ये जाट है, ये चमार है, ये जाटव है और पला है, डिका है। इन सबके फेर में मत आइए, कोई जाति नहीं, एक ही जाति है, हिंदू सनातनी है। हम लोग सनातनी बन के ही हमको वोट डालना है। आप जितने सर्वे देखेंगे कहीं बढ़त दिखाएंगे कि नहीं यहाँ मार कर रहा है, अभी यहाँ ये गणित चेंज हो गया है, यहाँ ये मुसलमान आ गए हैं और ये जाट नाराज हो गया है, गुर्जर नाराज हो गया है। ये सारा खेल चलेगा, तो उस खेल से सतर्क रहें। मेन स्ट्रीम मीडिया में बार बार कहता हूं देखना छोड़ दे। अभी सुबह से मैं देख रहा था न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। मैंने कहा पता नहीं भाई क्या हो गया है। तो केजरीवाल का वजन घट गया है जेल में। ये ब्रेकिंग न्यूज। केजरीवाल पे बहुत बड़ी खबर। मैं समझा ऐसा तो नहीं साले की शुगर डाउन हो गई और ढेर हो गया हो। तो उन्होंने कहा केजरीवाल का वजन घट गया है। कितना करता, वो सुबह निपट के आया होगा, 50-100 ग्राम वजन घटा होगा, वो तोला होगा, वही 50-100 ग्राम वजन का उन्होंने बता दिया वजन घट गया ऐसा। सर, ये जो मैं आपसे बात कर रहा था राहुल गंदगी की, ये बात करी मैंने राजकुमार जी हैं जो देहरादून में, मैं उनको मिलने भी गया था, उन्होंने स्पेशली मुझे इनवाइट किया था। ही सेड एक सिंपल क्वेश्चन मुझे पूछने के लिए बोला है आपसे। उन्होंने बोला जब नेहरू था, लेहड़ू, उसने 17 बार कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया, इंदिरा गंदगी ने 28 बार, राजीव गंदगी ने 10 बार और सोनिया पोल डांसर ने 7 बार। जब ये होते हैं सत्ता में तो कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ा के रख दी, मोमेंट्स की अपीजमेंट के लिए इतनी मिनिस्ट्रीज बना दी कि हिंदुओं को बिजू बोलता है कि सेकंड ग्रेड सिटीजन ये बोलते हैं। मनमोहन सिंह ने तो बोला था कि सारे जो यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज है उसके ऊपर पहला राइट मुसलमानों का है। ये मनमोहन सिंह की स्टेटमेंट है, दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्री की। अब ये बोलते हैं कि हम रिजर्वेशन लेकर आएंगे, कास्ट बेस्ड सेंसस करवाएंगे, एमएसपी की गारंटी दे रहे हैं कांग्रेस वाले। क्या ये चीजें इंप्लीमेंट करने के लिए इनको कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं करना पड़ेगा? अगर ये करें तो जायज है, लेकिन अगर जो पाप सोनिया गांधी के और इसकी पूरी फैमिली के, गंदगी फैमिली के 47 से लेके अब तक किए हुए, अगर उसको रिवर्स करना पड़ेगा हमें, हम करेंगे भी, तो ये बोलते हम आग लगा देंगे। ऐसा क्यों सर? आग इसलिए लगा देंगे कि इनका वोट बैंक तहस नहस हो जाएगा। वक्फ बोर्ड खत्म होने वाला है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वो भी खत्म होगा। भारत में 2 बोर्ड कैसे हो सकते हैं, 2 कानून कैसे हो सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट है तो मुस्लिम लॉ बोर्ड कौन सा हो गया भाई? ये मुसलमानों के कानून कौन से अलग से चलेंगे? फिर तो एक हिंदू लॉ बोर्ड भी होना चाहिए, एक जैन लॉ बोर्ड होना चाहिए, एक बौद्ध लॉ बोर्ड होना चाहिए, एक सिख लॉ बोर्ड होना चाहिए, एक ईसाई लॉ बोर्ड होना चाहिए। आपने मुसलमानों को किस तरह से सर पे बिठा के, मतलब आप तो यार पार्टी में करवा रहे हो सर पे बिठा के उनको। तो ये सारे भंग होंगे, उनका वोट बैंक टूटने का उनको खतरा है कि ये वोट बैंक हमारा तहस नहस हो जाएगा। जाति में इन्होंने बांटने की जो 14 में कोशिश की, 19 में कोशिश की, सफलता नहीं मिली। ये ओबीसी का कार्ड खेल रहे हैं पर ये इनका कार्ड सक्सेसफुल नहीं हो रहा, ये इनको भी रियलाइज हो रहा है। तो अब ये देश में आग लगाने की बात कर रहे हैं। टोटल 62 संविधान संशोधन कांग्रेस ने अपने 62 साल के रिजीम में किया है, मतलब हर साल एक ना एक संशोधन किया है। और प्रेस की आजादी पे ताला लगाने का सबसे पहला काम जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ये आप सबको बता देना चाहता हूं। पहली विधानसभा धारा 356 का उपयोग जो किया था वो इंदिरा गांधी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार गिराने के लिए केरल में किया था। तो ये जो भाषण देते हैं इनका पहले इतिहास देख ले। बीजेपी का मैनिफेस्टो जब से बीजेपी बनी है, जनसंघ के जमाने से अभी तक, उसके मैनिफेस्टो में जितनी बातें कही गई है उसमें से उन्होंने कितनी पूरी करी है। और कांग्रेस ने जितने मैनिफेस्टो छापे हैं अपने, उन सबको इकट्ठा कर लीजिए, उसमें से कितने काम कर दिए। सर,
मैं जो ये क्वेश्चन पूछा आपसे कि इनको आग लगाने की बात क्यों बोलते हैं? मैं सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ जो सुनने वाले हैं और आपसे पूछूँगा कि जो बीजेपी है उनकी मैनिफेस्टो में है कि यूसीसी लेके आना है, सीएए इम्प्लीमेंट करना था, कर दिया। एनआरसी इम्प्लीमेंट होगा जो इल्लीगल ये कॉकरोच कोई बर्मा से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से यहाँ पर 8-10 करोड़ आए हुए हैं। इन्हें धक्के मार के उसी गंद के ढेर में वापस भेजना है जहाँ से ये उग कर यहाँ पर आए थे। उसके बाद मदरसे बैन होने चाहिए, वक्फ बोर्ड को खत्म करना चाहिए और जो पॉपुलेशन कंट्रोल है इसके ऊपर काम किया जाएगा। ये जो मैंने 5-6 काम आपको गिनाए हैं, क्या ये नीड ऑफ द कंट्री नहीं है? क्या ये काम नहीं होने चाहिए? और अगर ये काम करने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना पड़ता है कि ये जिहादियों के खिलाफ हम जो ये सोर्स है जिहादपन का, पागलपन का, इसको ही खत्म करना पड़ेगा जैसे कि मदरसे को बैन करना है। पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए ये 15-15, 20-20 बच्चे करते रहते हैं सब इसलिए इनका वोट बैंक इंक्रीज हो जाए, बेचों नाली में सड़ते रहे सारी उम्र, जो कि इनकी आदत भी है। तो उसके लिए अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करते हैं, प्रॉब्लम क्या है? मैं जो लोग सुन रहे हैं कोई उनसे पूछ रहा प्रॉब्लम हूँ, नहीं। सर आपसे पूछ रहा हूँ मैं। देखिए, प्रॉब्लम उनको यही है कि उनके हाथ से सारी चीजें निकल जाएगी। सबसे पहला काम ये होगा कि वो जो धर्मनिरपेक्ष शब्द जबरदस्ती घुसेड़ा गया था, जो ओरिजिनल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उसके प्रीएम्बल में कहीं नहीं लिखा था कि ये धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी राष्ट्र रहेगा। ये इंदिरा गांधी ने जबरदस्ती अपने वोट बैंक खड़ा करने के लिए ये सारा किया हुआ था। तो सबसे पहले तो हम धर्मनिरपेक्ष नहीं रहेंगे। पंथ निरपेक्ष होता है, धर्म और पंथ में फर्क होता है। सिख पंथ है, आप किसी पंथ पे चलते हैं, जैसे अभी आपका ओशो का चलता है, वो पंथ है। ईशा फाउंडेशन का है, वो पंथ है, वो धर्म नहीं है। आप पंथ निरपेक्ष हो सकते हैं, धर्म निरपेक्ष तो हो ही नहीं सकता। धर्म के बिना तो कोई सत्ता चलती ही नहीं है। हम राम राज्य का नाम क्यों लेते हैं बार बार? वो धर्म पे आधारित सत्ता थी। तो सबसे पहले धर्मनिरपेक्ष शब्द निकाला जाएगा। समाजवाद के नाम पे कम्युनिस्टों ने और कांग्रेस ने जम के लूटा है। समाजवाद में उन्होंने पूरा परिवारवाद घुसेड़ दिया। समाजवाद के नाम पे देश की जनता को हाथ में कटोरा पकड़ा दिया। सही बात है। तो समाजवाद का शब्द निकलेगा, धर्मनिरपेक्ष का निकलेगा, वक्फ बोर्ड टूटेगा, एनआरसी आएगा और सीए तो चालू हो ही गया है। यूसीसी भी आएगा, वो तो आना ही है, उसको तो बोल ही रखा है कि कोई रोक नहीं सकता है। और जो स्टेट गवर्नमेंट गड़बड़ कर रही है कि हम हमारे यहाँ लागू नहीं होने दिया जाएगा, उन पे भी पूरी तरह नियंत्रण किया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। देश के विरोध में कोई काम नहीं होगा। कल मोदी जी ने आरबीआई को बोला भी है कि भाई साहब अभी आप 100 दिन आराम कर लो चुनाव के, और चुनाव जीतने के अगले ही दिन आपको मैं ऐसे धमाधम काम करने वाला हूं कि आपको फुर्सत नहीं मिलेगी। वो धमाधम का मतलब आप समझ जाइए। मोदी जी अगर धमाधम कह रहे हैं तो उसका अर्थ आप अपने हिसाब से निकालते रहिए। मोदी जी ऐसे शब्द बहुत कम यूज करते हैं। मैं हूं फाइनेंस का आदमी और मैं फाइनेंस की एबीसी समझता हूं अच्छी तरह से। और फाइनेंस के होते हुए मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जैसे आरबीआई को बोला कि भाई धमाधम काम होने वाला है। जो मेरी डिमांड है, जो आप सबकी डिमांड है, मैं वो भी पूछना चाहता हूं। आपकी मोदी जी के 3rd टर्म में कौन सी डिमांड है जो आप चाहते हैं कि मोदी जी पूरी करें? अगर मेरे से पूछेंगे, जैसे मैंने राजकुमार जी से बड़ी डिस्कस किया इसके ऊपर, क्योंकि वो भी फाइनेंस के बहुत ही कीड़े हैं। हमने जो निष्कर्ष निकाला वो ये था कि जो एक सोशल सिक्योरिटी होती है मिडिल क्लास के लिए, ये पूरे दुनिया में मिलती है। ये मिडिल क्लास को नहीं मिलती। आप देखिए गरीब है, प्रोटेक्टेड है, उन्हें फ्री में राशन मिल रहा है, बच्चों की जो फीस होती है स्कूल की माफ की हुई है, मुसलमान हो, क्रिश्चियंस हो, उन सबको कुछ ना कुछ दिया जाता है। जो इनकम टैक्स है वो बड़ा ही आसानी से सीधे तरीके से मिडिल क्लास पे करता है, लेकिन सोशल सिक्योरिटी हमें नहीं मिलती, ये हमें मिलनी चाहिए। दूसरा था कि जो हमारा टैक्स स्लैब्स है, ये जो कॉर्पोरेट्स हैं उनका तो टैक्स स्लैब 25% है, लेकिन जो इंडिविजुअल्स हैं उनका 33 से लेके 38% है। इसे भी रैशनलाइज करना चाहिए कहीं ना कहीं। और तीसरा है जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, कोई इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, मेडिकल कॉलेजेस हैं, सिविल सर्विसेज हैं, इनके अंदर जो टीचर्स होते हैं यहाँ पर 0% रिजर्वेशन चाहिए। अगर हमें क्वालिटी लोग निकालने हैं फ्यूचर के लिए, तो उसमें रिजर्वेशन का स्यापा
खत्म करना पड़ेगा। ये गंद जो है जब तक नहीं निकलेगा तब तक हम क्वालिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। सर इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? देखिए, मेरा भी मानना है कि मिडिल क्लास को आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत ले आना चाहिए। अम, आयुष्मान कार्ड की सुविधा मिडिल क्लास को भी मिलनी चाहिए ताकि वो 5 लाख तक का इलाज मुफ्त करवा सके। और मेरे ख्याल से सरकार के दिमाग में ये बात है और बहुत करके अगली टर्म में आयुष्मान कार्ड में मध्यम वर्ग भी इंक्लूड हो जाएगा। हो सकता है 8 लाख या 10 लाख तक की इनकम को वो अलाउ कर दें कि भई आप आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत आते हैं। अभी तो बीपीएल से नीचे वालों के लिए है, पर उसको उसकी रेंज बढ़ा दी जाएगी। दूसरा जो आपने बोला टैक्स स्लैब का, तो टैक्स स्लैब पहले 2.5 लाख था, इस समय 5 लाख 7 लाख बढ़ चुका है। ऐसा नहीं है, टैक्स स्लैब में सुधार हुआ है। ओवरनाइट नहीं हो सकता है, क्योंकि देश की समृद्धि के लिए, देश की प्रगति के लिए भी पैसा चाहिए है। तो उसमें भी टैक्स की जरूरत है। टैक्स हम जो टैक्स देते हैं उस वही देश के निर्माण में काम में आता है। इन्होंने लूटा तो नहीं है, कम से कम आपको विजिबल इंप्रूवमेंट्स दिखते हैं। आप 60 साल के देख लीजिए और 10 साल का कंपैरिजन कर लीजिए, आपको अपने आप में समझ में आ जाएगा कि हमारे टैक्स का पैसे का जो हमने टैक्स कटवाया है उसका सही उपयोग हो रहा है। तो टैक्स में भी रिबेट मिलने की मुझे पूरी संभावना है। और जो रिजर्वेशन की आप बात कर रहे हैं वो अभी एकाएक खत्म करना संभव नहीं है। इतने साल से वो लगा हुआ है, उसको धीरे धीरे एक प्रोसीजर से कम किया जाएगा, जो हो भी रहा है। जैसे हज की सब्सिडी खत्म की, इतने सालों से मुफ्त में घूम रहे थे, कहते हैं कि साहब हम मुफ्त का नहीं लेते हैं, और मुफ्त में सरकार की सब्सिडी बंद हो गई तो अब रोते हैं कि मुसलमानों की सब्सिडी बंद कर दी। स्कॉलरशिप बंद कर दी मदरसों की, तो अब रोते हैं कि साहब मदरसों की स्कॉलरशिप बंद कर दी। इतने दोगली प्रवृत्ति के लोग हैं। भाई आप कहते हो कि हमारे इसमें तो कुरान में लिखा है कि साहब मुफ्त की कोई चीज नहीं लेनी, ब्याज नहीं लेना, और सबसे ज्यादा ब्याज पे पैसा चलाने वाले मुस्लिम लोग हैं। आप किसी से भी पूछ लीजिएगा कि ब्याज पे पैसा अगर खुले बाजार में कोई देता है तो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग देते हैं। सर क्योंकि चोरी का पैसा हुआ होता है ना, जो सड़कों पे हिंदू लड़कियां जारी होती हैं, विमेन जारी होती है, उनकी चेन खींच के ले जाएंगे, बालियां खींच के ले जाएंगे। और ट्रेन में भी था लड़का, बाली खींच के ले गया तो उसकी डेथ हो गई थी। बाकी ये तो कम्युनिटी कभी काम कर ही नहीं सकती। लूट मार के ऊपर वो हमारे से लूट कर हमें ही ब्याज के ऊपर वो पैसा देना शुरू कर देते हैं। ये तो इनकी फितरत है 1400 सालों से, ये इतनी जल्दी जा नहीं सकती। सर लेकिन मेरा क्वेश्चन है आपसे कि अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चेंज करना है, कि 47 से पहले जो हुआ सो हुआ, जो कांग्रेस हमेशा ही बोलती रही है कि जो हुआ सो हुआ, तो भाई ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, क्या इसे बंद नहीं करना चाहिए, विड्रॉ नहीं करना चाहिए? क्या जो स्पेशल प्रिविलेजेस इन्हें दी जाती हैं मुसलमानों को, यानी कि इनकी मस्जिदों को, इनको अगर हज पे जाना है तो इनको सब्सिडी दी जाती है, लेकिन हिंदुओं को अगर कहीं जाना है तो कोई सब्सिडी नहीं है। क्या ये चीजें चेंज करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं करना पड़ेगा? और क्या नहीं करना चाहिए? ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, इसको रिवोक करने की तैयारी है। ये रिवोक होगा, या अभी भी इसमें लूप होल है। आप जो काशी विश्वनाथ में आपकी पूजा अलाउ की है, राम मंदिर हुआ, तो इसमें कहीं ना कहीं लूप होल है, तभी हमारी कम्युनिटी एक केस जीती है। पर वो उसको पूरा ही खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि ये कोई बात ही नहीं होती है। मुझे एक मुस्लिम भाई ने एक्स पे ट्रोल किया कि साहब ताजमहल मुसलमानों ने बनाया, कुतुब मीनार मुसलमानों ने बनाया, लाल किला मुसलमानों ने बनाया। मैंने उनको जवाब दिया, मैंने कहा साले नंगे भूखे थे, गधों पे घूमते थे, उनको पता चला कि हिंदुस्तान में बहुत सोना है, बहुत माल है, 100-150 लुटेरे आए और यहीं के हिंदू गद्दारों ने उनका साथ दिया। हमारा पैसा लूट के ये जो बनाए हैं वो हिंदू ही वो रहे होंगे निर्माण, उसके ऊपर इन्होंने अपने वो गोल टोपी वाला वो बना देते हैं और कह देते हैं हमने बनाया है। ये कृष्ण जन्मभूमि में, काशी विश्वनाथ में, राम मंदिर में, सब जगह यही कर रहा है। वो स्कल कैप जिसको बोलते हैं ये लोग लगाते हैं, अंग्रेजी में उसको स्कल कैप कहते हैं। वो स्कल कैप का वो टोपा पहना देते हैं हर उस पे, वो कहते हैं जी हमने बनाया। इनके बाप तो साले सब नंगे भूखे थे, लुटेरे थे। ये हमारे यहाँ के ही गद्दारों ने इनको लूटने की छूट दी है, जिसके कारण ये इतने गड़रा गए हैं। और रही सही कसर कांग्रेस ने पूरी कर दी उसकी। सही बात है। सर एक और पॉइंट है जिसके ऊपर मैं आपका ध्यान लेके आना चाहता हूँ। दोस्तों आप भी ध्यान से सुनिए कि ये डिमांड्स हैं जो हम चाहते हैं कि मोदी जी के साथ ये काम मोदी जी को इम्प्लीमेंट करने चाहिए, जैसे इन्होंने बोला आरबीआई को।
जो सीनियर सिटीजन्स हैं, विमेन हैं, क्या नहीं लगता आपको कि इनके लिए जो टैक्स रिलैक्सेशन है, वो डिफरेंट होनी चाहिए मेल से? कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं या विमेन हैं, इनके लिए टैक्स स्लैब्स थोड़ी-सी डिफरेंट कर दी जाए, थोड़ी-सी और छूट दे दी जाए, ताकि इनको भी प्रोत्साहन मिले। और उसके साथ-साथ जो करप्शन है, इसके ऊपर जैसे इतने लंबे-लंबे केसेस लटकते रहते हैं। भई 20 साल हो गए, सोनिया गांधी का केस चल रहा है। वो भई आपको सारी दुनिया को मालूम है, उसने अरबों रुपए कमाकर पूरे दुनिया में अपने पैसे रखे हुए हैं। राहुल गांधी के जो यूके के अंदर अकाउंट्स हैं, उसके अंदर हमें मालूम है कि कितना पैसा पड़ा है, हमने उसका खुलासा भी किया था। गवर्नमेंट को भी मालूम है। इन्हें पकड़ के अंदर क्यों नहीं कर देते सर? ज़ीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन क्यों नहीं होती? बेशक वो बीजेपी का है या किसी और पार्टी का है। तो जो पुराने केसेस हैं, खत्म होने चाहिए। देखिए, आपको बता दूं, यहाँ पे बीजेपी के एक मंत्री है नरेश पटेल। उनके लड़के ने यहाँ पे हंगामा किया था, उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया है। बीजेपी अपने लोगों को भी नहीं छोड़ती है। अजय टैनी के लड़के को जेल में डाला गया था और उसकी जमानत का विरोध बीजेपी की सरकार ने ही विरोध सुप्रीम कोर्ट में किया था कि इसको जमानत ना दी जाए। तो बीजेपी अपने लोगों के पे भी उतनी ही कठोर है जितने दूसरों पे है। और अभी जुलाई से वो जो नया बिल पास हुआ है वो लागू हो जाएगा कि किसी भी केस का निर्णय 3 साल के अंदर अंदर आपको करना होगा। 90 दिन में आपकी एफआईआर की विवेचना हो जाएगी। 180 दिन में कोर्ट की कार्रवाई भी आप पूरी करें और डिसीजन जो भी देना है वो 3 साल में पूरा उसको करना पड़ेगा। तो ये जो आप कह रहे हैं कि लटके रहते हैं केस, ये अब खत्म हो जाएगा। 3 साल में डिसीजन आ जाएगा। सर एक आखिरी पॉइंट और है, जो मुझे टच किया इस बार जब मैं भारत में आया था। मैं देहरादून गया, देहरादून से मसूरी में सामने देखा मैंने, शिमला में बड़ी बार गया हूँ, मसूरी गया हूँ। ये सारे जो हिल स्टेशंस हैं, वहाँ पर सर इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना बुरा हाल है, पार्किंग की प्लेस नहीं मिलती है, सड़कें छोटी-छोटी हैं, घर भी बीड़े-बीड़े से एक-दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, पेड़ खत्म कर दिए गए हैं। आपको नहीं लगता कि भारत को अगर टूरिज़्म के स्पॉट्स को और इंक्रीज़ करना है, जहाँ पर दुनिया आए और एन्जॉय करे, क्या इन चीज़ों को इंफ्रास्ट्रक्चर को जो हिल सिटीज़ हैं, इसको इम्प्रूव नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट को? देखिए, गवर्नमेंट तो कर रही है। खराब कौन करता? हम ही लोग जाके खराब करते हैं। पानी की बोतलें हुँ, फेंक आते हैं, पॉलीथीन फेंक आते हैं, जूस के डब्बे वहां पे फेंक आते हैं। तो ये हमारे को ये ध्यान रखना है कि ये हमारे कमाई के साधन हैं। हम कचरा फैला के हम अपने देश की बदनामी करते हैं। आप किसी और देश में चले जाइए, टूरिस्ट स्पॉट एकदम साफ सुथरे और वो मिलते हैं। अब थोड़ी थोड़ी अवेयरनेस आई है, नहीं तो पहले मंदिरों में बहुत गंदगी रहती थी, अब वो नहीं रहा है। प्रॉपर साफ सफाई हो रही, सब हो रहा है। पर टूरिस्ट प्लेस पे एक तो क्या हो गया है कि बैंक दे रहे हैं धड़ल्ले से लोन, और लोग लोन पे गाड़ियां उठा रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। जगह ही नहीं है सड़क पे, तो आप क्या करेंगे? हुँ। शहर की आबादी 2 लाख है और 2.5 लाख गाड़ियां हो जाएंगी इसमें, तो आप कैसे क्या मैनेज करेंगे? पार्किंग की जगह कहां से लाएंगे? आपने देखा होगा विदेशों में लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा उपयोग करते हैं। अपनी सर गाड़ियां एक पर्टिकुलर प्लेस पे खड़ी करके और वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही ट्रेवल करते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पर एक जैसे हमारा हिल स्टेशंस हैं, भई 100 150 साल पहले शिमला को क्रिएट किया गया था। वो सिर्फ़ 5000 लोगों के रहने की जगह थी। आज वहाँ पे देखिए लाखों लोग रहना शुरू हो गए। इतने खचाखच उन्होंने छोटे-छोटे होटल्स बना दिए, पार्किंग का कोई इंतज़ाम नहीं है, कोई स्पेस नहीं है। कहीं न कहीं मुझे लगता है ऐसी चीज़ों को भी डेवलप करना पड़ेगा, ये गवर्नमेंट ही कर सकती है। जैसे सड़कों को चौड़ा करना है, एक 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 जैसे हाईवेज़ को बनाया है इन्होंने। अब शिमला है, मसूरी है, वहाँ तक जाने के लिए सड़कें बड़ी बेहतरीन कर दी हैं। देखिए वो जो हिल स्टेशंस हैं, वहाँ पर भी कहीं न कहीं हमें अपने एटमॉस्फेयर को चेंज करने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। ये एक कमी है जो मैं भारत में देखता हूँ। मुझे लगता है कि ऐसे हज़ारों जगह है जो भारत में डेवलप हो सकती हैं और टूरिज़्म के ऐसे स्पॉट्स बन सकते हैं जिसका ठिकाना नहीं है। अभी मैं कश्मीर में गया था, मैं उसका एक उदाहरण देता हूँ। इतनी लूट-मार है, जो वहाँ पे जो मुसलमान हैं, इतने लूट म म करते हैं कि ₹500 का अगर शिकारा है, वो ₹4000 रेट देंगे। आप नेगोशिएट करेंगे तो 50% पे ले आएँगे, तो भी 500 की चीज़ आपको 2000 में दी। और अगर आप अपनी गाड़ी में लेके गए हैं, तो आपकी गाड़ी को आगे जाने नहीं देते कि आपको तो घोड़े लेके जाने पड़ेंगे। इसके बिना आप अंदर जा नहीं सकते। तो इतनी धांधलियाँ, ये कहीं न कहीं गवर्नमेंट को रोकनी भी पड़ेगी, वरना हम जो जो जाते हैं, एक बार जाएगा कश्मीर में, दोबारा नहीं जाएगा। और इनकी तो फितरत ही है कि जहाँ जौन से भी टूरिस्ट स्पॉट होते हैं, अब देखिए केरला टूरिस्ट स्पॉट बन गया था बहुत बड़ा, वहाँ पर भी उन्होंने 20 सालों में
पूरी डेमोग्राफी चेंज कर दी। कश्मीर है, पूरी डेमोग्राफी चेंज की हुई है और वहाँ पर यही हमेशा बैठे होते हैं। अब हमारे बड़े-बड़े मंदिर ले लीजिए, उसके बाहर भी आपको मुसलमान ही दिखेगा, दुकानों में टिक्का लगा के बैठा होता है और हमारी जो भगवान की मूर्ति होती है, थूक लगा के साफ करता है और उसी को हमें बेच देता है। सर, ये चीज़ों को कहीं न कहीं मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को ठीक करना पड़ेगा, उसके बिना चारा नहीं है। देखिए हमारी आदत क्या हो गई कि हम हर चीज के लिए सरकार पे डिपेंड करते हैं। हमारा मोहल्ला है, मैं यहीं से शुरुआत करता हूँ, मेरी सोसाइटी है, सोसाइटी में मैं भी रहता हूँ और 100 लोग रहते हैं। तो सोसाइटी साफ सुथरी रहे, सोसाइटी सुरक्षित रहे, ये हम लोगों की भी जवाबदारी है कि नहीं है? हुँ। हम अपनी जवाबदारी से कैसे बच सकते हैं? भाई सरकार कचरे की गाड़ी भेज देती है, आप उसके बावजूद कॉलोनी में कचरा फैलाते हैं, तोड़-फोड़ कर देते हैं, लिफ्ट में आप कुछ भी नंबर लिख देते हैं, गाली-गलौज लिख देते हैं, गंदी बातें लिख देते हैं। जब हर जगह सरकार जाएगी क्या ये करने? और जब कहीं अवैध निर्माण हो रहा है तो आसपास वाले लोग क्यों नहीं करते हैं? ये जितने हिल स्टेशन पे या जो बने सारे अवैध निर्माण है, नेता लोग ही करवाते हैं। तो करने वाला रोकने वाले कौन? हम अपने नेता को पकड़े, हमारे पार्षद को पकड़े कि इलीगल कंस्ट्रक्शन कैसे हो गया है। आप इसको हटवाओ नहीं तो आपकी ऐसी तैसी कर देंगे हम। आपका मोहल्ले में और वार्ड में जीतना मुश्किल कर देंगे। 100 लोग खड़े हो जाएंगे, पार्षद की, विधायक की या सांसद की हिम्मत है? वीआईपी आप क्यों बना देते हैं? जनता से चुने हुए प्रतिनिधि को आप वीआईपी बना के सर पे बैठा लेते हैं। उसको देवता क्यों समझने लगते हैं? आप उसकी कॉलर पकड़िए कि मेरे शहर में ये कैसे हो गया, ये इलीगल कंस्ट्रक्शन कैसे हो गया, तुमने अलाउ कैसे कर दिया? बिल्कुल सही बात है। ये मैं बिल्कुल एग्री ये करता हूँ हमारी आपके साथ। जवाबदारी है। आप किसी भी जनप्रतिनिधि को चुने तो उसकी कॉलर पकड़ने की हिम्मत रखें। वार्ड से शुरू करें। आपका पार्षद आपकी नहीं सुनता है, कचरा ले जाके साले के घर के आगे पटक के आइए सब, उसके घर में जीना मुहाल कर दीजिए उसका। सर, हिंदू अगर इतनी हिम्मत वाला होता तो 1000 साल से गुलाम नहीं रहता अपने ही देश में। नहीं तो फिर सरकार के नाम को रोते रहिए, सरकार करेगी, सरकार करेगी। देश भी सरकार बचाएगी, आपको भी सरकार बचाएगी, मकान भी आपका सरकार बचाएगी, वो थूक लगा के ना बेचे उसमें भी सरकार ही बचाएगी। तो सब सरकार कर लेगी। तो अब एक काम और कह दो कि बच्चे भी आप पैदा मत करो, बच्चे भी सरकार पैदा करके दे दे आपको भाई। सही बात है। चलिए, आपने बड़ी कड़वी सच दिया है, बताया है, लेकिन मुद्दा वही है कि देश में आग लगाने की बातें राहुल गांधी ने ऑलरेडी करनी शुरू कर दी, क्योंकि उसके वोट बैंक के ये इल्लीगल कॉकरोच जो पूरे दुनिया से भारत में आकर बसाए गए हैं जबरदस्ती, ताकि इनके नंबर्स इंक्रीज हो जाएं और एक दिन हिंदू का गला काटने में ये इनकी मदद करें। तो इसका कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना पड़ेगा, करेंगे भी, और उसके लिए 400 पार होना बहुत जरूरी है। सर, आखिरी बात एक संजय सिंह के ऊपर भी हो ही जाए। संजय सिंह का भी बड़ा एक रोदाली गैंग लगा हुआ है कि देखिए, संजय सिंह तो जबरदस्ती पकड़ के रखा था, उसके खिलाफ तो कोई केस था ही नहीं, कोई पैसे तो मिले नहीं है। सुनीता केजरीवाल भी सभी जगह पर यही बोल रही है कि पैसा तो मिला ही नहीं, तो हमें अंदर करके रखा क्यों हुआ है? सर, तेलगी से पैसे मिले थे, उसने सारे भारत के स्टैम्प पेपर्स जाली बनाकर सोनिया गांधी के साथ मिलकर बेचे थे। क्या पैसा मिला? क्या हर्षद मेहता से पैसे मिले? क्या हासन अली से पैसे मिले? किससे पैसे मिले हैं? सर, उनको भी तो सबको, या लालू से पैसे मिल गए थे घोटाले के, चारे घोटाले के, इनको भी तो सजा दी है। और ये सुनीता बोलती है कि पैसा तो मिला ही नहीं, ये हमें जबरदस्ती रखा हुआ है। वो सब पैसा भी निकलेगा, इनके जो असेट्स खड़े किए हैं वो भी निकलेंगे और सशर्त इनको जमानत दी गई है। और ईडी ने विरोध नहीं किया। कल भी मैंने बताया था कि ईडी ने विरोध नहीं किया है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि इसको नजीर ना माना जाए। नजीर मतलब आप एग्जाम्पल क्रिएट करने के साथ संजय सिंह को जमानत मिल गई तो अब अरविंद को भी दे दो, आप सिसोदिया को भी दे दो, ऐसा नहीं। ईडी ने कहा कि ठीक है, हमने पूछ लिया, इसे जो पूछना था आप देना चाहे तो दे दें। सबूत है भाई, इतने सबूत थे तभी तो 6 महीने वो अंदर रहा। सबूत है तभी 14 महीने से मनीष सिसोदिया अंदर है। सबूत है इसलिए 14 महीने से ज्यादा वो सत्येंद्र जैन अंदर में है। और किसी को ये लगता है कि केजरीवाल चुनाव के पहले बाहर आ जाएगा तो भाई साहब सपने मत देखो दिन में बैठ के, आराम करेगा वहीं। वो रोज सुबह वजन कम करेगा और आपके न्यूज चैनल बोलेंगे कि केजरीवाल का वजन कम हो गया।
100 ग्राम कम हो गया तो ये होगा। सर एक चीज मुझे बताइए, अगर इतने पुख्ता सबूत थे, सब कुछ था, संजय सिंह को, अंदर की बात पूछ रहा हूँ आपसे, मुझे मालूम है आपके पास आंसर भी होगा इसका। संजय सिंह को छोड़ने के लिए ईडी ने मंजूरी दी क्यों? इसके पीछे भी कोई राज है सर? राज तो ये है कि भाई संजय सिंह, देखिए केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और उसके बाद तीसरे नंबर पे संजय सिंह नेता वरिष्ठता में आते हैं। अब सुनीता केजरीवाल के रंग में भंग पड़ सकता है। मुझे लगता नहीं कि संजय सिंह ऐसा करेंगे, पर रंग में भंग पड़ सकती है। ये पार्टी चलाने की पूरी कोशिश करेगा, डोमिनेटिंग है, जमीन से जुड़ा हुआ नेता है ये, इसमें कहीं दो मत नहीं है। तो आपस में कहीं ना कहीं जूतों में दाल बटने की नौबत आ सकती है। चुनाव तक काफी खेल होगा। देखिए आतिशी का और भारद्वाज का नाम लिया तो आतिशी ने 2 नाम और जोड़ दिए, राघव चड्डा और एक किसी पाठक जी का नाम जोड़ दिया कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो आज सब एक दूसरे का नाम लेंगे और पार्टी कहां जाएगी अब आप अनुमान लगाते रहिए, आगे आगे देखिए होता है क्या। सर शीश महल का क्या होगा? दुनिया जितनी भी है मुझे पूछती है सर, शीश महल का क्या होगा? शीश महल केजरीवाल के बाप का थोड़ी है। जिस दिन कोई नया मुख्यमंत्री आएगा वो बैठेगा। अभी सुनीता केजरीवाल को इसीलिए बना रहा है कि शीश महल में बैठी रहे, कम से कम कोशिश यही जारी है। मतलब देखा जाए तो सुनीता केजरीवाल को कोई लीगल अथॉरिटी नहीं है। वो किस आधार पे सारे विधायकों की, पार्षदों की मीटिंग बुला रही है? हुई शी जस्ट ए सिंपल हाउसवाइफ, दैट्स ऑल। और सर सीएम की हमारे कुर्सी यहाँ पे पूछते नहीं है। हाँ, वो सीएम की कुर्सी पे बैठ के बोल रही, कोई विरोध नहीं करता। मीडिया रोज दिखाता है, मीडिया को सारा पता है, पर मीडिया बोलता नहीं है कि ये जो हो रहा है ये गलत है। सर मुझे याद बीजेपी है, का भी कोई, बीजेपी का नेता अगर इस तरह से बिहेव करने लगे तो पूरा मीडिया तो तांडव करने लगेगा, सड़कों पे कपड़े उतार के नाचना शुरू हो जाएगा। सर मैंने ये हरकत पाकिस्तान में होती हुई देखी थी। वहां पर हरीम शाह नाम की एक लड़की है जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठकर वीडियो बनाकर अपने टिकटॉक पे डालती थी। मैं वैसे सुनीता केजरीवाल का हरीम शाह के साथ कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो भी एक ऑर्डिनरी लेडी थी। मुझे नहीं मालूम उसका प्रोफेशन क्या है, मुझे मतलब नहीं है। शी वाज अ ऑर्डिनरी लेडी, नॉट अ एमपी। सुनीता केजरीवाल भी उसी कैटेगरी को बिलोंग करती है। शी इज नॉट अ एमपी, शी इज अ ऑर्डिनरी वुमन। और वो सीएम की कुर्सी पे, वो तो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठ गई थी हरीम शाह, यहाँ पर सुनीता केजरीवाल सीएम की कुर्सी पे बैठ रही है विदाउट एन अथॉरिटी। सर हम तो किसी के घर में चले जाएं, वहां उनके सोफे पे जहां पर वो खुद बैठते हैं वहां जाकर नहीं बैठते हैं। तो ये तो सीएम की कुर्सी कोई छोटी मोटी कुर्सी है? ओ भाई इतनी बड़ी कुर्सी है कि 9 समन के बाद भी ये बेशर्म आदमी उनके समन के ऊपर गया नहीं, और उसकी वाइफ उसकी कुर्सी पे बैठ रही है हक के साथ कि आप आंखें बंद कीजिए, आपको केजरीवाल आस-पास महसूस होगा। भाई तुझे महसूस होगा, तू तो उसकी कुर्सी पे बैठी है, हमें क्यों महसूस होगा? हम तो आंखें बंद करते हैं, वो मुर्गा बना हुआ दिखता है ईडी के सामने। देखिए हरीम शाह और सुनीता केजरीवाल का कंपैरिजन ठीक नहीं है। हरीम शाह के पास इमरान खान की सीडी थी तो इमरान खान कुछ बोल नहीं सकते थे, और ये उसकी धर्म पत्नी है। ठीक है, मतलब मैं कंपैरिजन का विरोध कर रहा हूं, बाकी वो कुर्सी पे बैठी है, वो गलत किया है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। अब देखिए क्या होता है, और 10 एक दिन में देखिए कि पूरे पिक्चर सामने आ जाएगी। चलिए, आज 3 पिक्चर तारीख है, सामने आती है। 13 14 तारीख तक देखिए क्या होता है, 14 अप्रैल तक क्या होता है। चलिए, अब शुरुआत करी थी हम लोगों ने इस बुरे आगाज की कि जो ये सारे मुद्दे हैं राहुल गांधी ने खड़े किए कि आग लगा देंगे भारत में। मुझे लगता है ये इलेक्शंस के अंदर इन्हीं की पूंछ को आग लगानी पड़ेगी ताकि ये अपनी ही बनाई हुई लंका जिसका नाम है कांग्रेस उसको दहन करे और परमानेंटली इस गंदी फैमिली से और इस पार्टी से हमें इजाद मिलेगी, हमें फ्रीडम मिले। सर कल से मेरा अनुष्ठान शुरू होगा, ये मैं भी प्रतिज्ञा ले रहा हूँ, और ये कठोर एक अनुष्ठान है, पहली बार मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत बार पहले कर रहा हूँ, हर एक साल करता हूँ मैं 21 दिन का, इस बार मैं 2 महीने इसको कंटिन्यू रखने वाला हूँ। देश के लिए आप जुड़े साथ में, इसका पार्ट बने और अपने देश को बचाने के लिए इतना तो आप कर ही सकते हैं दोस्तों। सर थैंक यू सो मच, आपने जैसे विस्तार में हर चीज को समझाया आज कि ये कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हम करके ही छोड़ेंगे अपने देश को अगर बचाना है, नहीं तो ये अपीसमेंट के चक्कर में हिंदुओं का जीना इस देश में
मुश्किल हो जाएगा। वो 3 करोड़ जिहादी 47 में थे, आज 30 को क्रॉस कर गए हैं। हमारी जो जनगणना है अभी नहीं हुई है, जब होगी छक्के छूट जाएँगे सबके। जब पता लगेगा कि कितनी इनकी ये कॉकरोचों की पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई है और हम माइनॉरिटी में बनते जा रहे हैं, कितने ही डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर तो ये हो भी चुका है। और जहाँ-जहाँ पर हम 50% से नीचे हुए हैं, वहाँ पर हिंदुओं को भगा-भगा के भगाया जा रहा है या उन्हें कन्वर्ट किया जा रहा है। तो इसलिए देश को बचाना है, ये काम करना पड़ेगा। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग टुडे। कल लाइव जाएँगे शाम को। तब तक के लिए जय श्री राम। फिर से मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा, अपने वोटिंग अधिकार का प्रयोग करना ना भूलें। वोट देने ज़रूर जाएँ, अपने आस-पास वाले जो घर में आलस के कारण या पिकनिक मनाने का प्रोग्राम बना रहे हैं, उनको मजबूर करें कि वो वोट करने जाएँ। जय भारत, जय श्री राम। जय श्री राम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.